हाय एवरीवन। लास्ट लेक्चर में कुछ थ्योरी पोर्शन देखे थे हम। बैंक क्या होता है, बैंकिंग कंपनी क्या होता है, एंड मैंने बताया था कि कुछ और थ्योरी कुछ से हम डील करेंगे आगे। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा और थ्योरी में जाए, आपको कंटिन्यूसली थ्योरी देखोगे तो बोर मारेगा। तो इसलिए आज हम क्या करते हैं, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो पेपर में 4 या 8 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं। तो इसमें एक टॉपिक है बिल डिस्काउंटिंग का, और जिसके रिलेटेड थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पहले समझा देता हूँ मैं। फिर वो कैसा, उसकी अकाउंटिंग में क्या प्रोस्पेक्टिव पर्सपेक्टिव है वो हम थोड़ा चेक करेंगे। तो थोड़ा एक बार वर्किंग देख लो वो, कि बिल डिस्काउंटिंग बैंक का एक इम्पॉर्टेंट काम है। ये जो कस्टमर को ये सर्विस दिया जाता है, और इसके बदले बैंक कुछ पैसा अर्न करती है जिसको हम डिस्काउंट बोलते हैं। तो ये प्रोसेस बेसिकली वर्क कैसा होता है कि थोड़ा बिल ऑफ एक्सचेंज का मैं ब्रीफ कर देता हूँ 2-3 मिनट में, थोड़ा रिफ्रेश हो जाओगे उसको लेके। तो सेलर होता है, और इधर कौन होता है, बायर। सेलर किसको गुड्स बेचेगा, बायर को। और बायर ने क्या देना चाहिए, पैसा देना चाहिए। करेक्ट है, यहाँ तक मालूम है। पर पैसा नहीं देता है बायर, उधारी पे रहता है। उसको हम बोलेंगे क्रेडिट ट्रांजेक्शन। पैसा नहीं दिया बायर ने, तो सेलर क्या बोलता है कि मैं आपके ऊपर एक बिल ड्रॉ करता हूँ, जिसको क्या बोला जाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज। और बायर उस पर साइन करके दे देगा। करेक्ट है। और एक बार बायर ने साइन कर दिया तो वो बिल कितने महीने के लिए, 2 महीने 3 महीने के लिए, जितने महीने के लिए बनना है बनता है। तो बिल किसके पास आ जाता है साइन होने के बाद, सेलर के पास क्या आता है, बिल। जो कौन साइन करता है, बायर साइन करता है। अब सेलर के पास चॉइस है कि वो 2-3 महीने तक उतना वेट करे। मान लो बिल अमाउंट है 1 लाख का, 1 लाख मान लो बिल अमाउंट है। तो सेलर के पास चॉइस है, वो 2-3 महीना वेट करे। जितने में, मान लो यदि ये बिल बना है, ये बिल का पीरियड है 2 मंथ्स, तो 2 महीने बाद सेलर बायर के पास वो बिल ऑफ एक्सचेंज लेके जाएगा और बोलेगा कि आप मुझे पैसे दीजिए। बायर उसको पैसे दे देगा। लेकिन उससे ये बिल बनाने का पर्पज नॉर्मली सॉल्व नहीं होता है। बिल बनाया गया, तो बिल क्या करता है, ये सेलर क्या बोलता है, सेलर जाता है अपने बैंक के पास, और वो बिल किसको दे देता है, बैंक को दे देता है। थोड़ा ध्यान दो इधर, बिल किसको दे देता है वो, बैंक को। और बैंक से क्या ले लेता है वो, पैसे। और ये उसी दिन ले लेता है जिस दिन बिल साइन होके आ गया, मतलब 1-2 दिन में ही। तो यहाँ पे सेलर को 2 महीने के लिए वेट करना नहीं पड़ा, बैंक के पास जाके तुरंत में आपने पैसा ले लिया। तो ये अब बैंक के पास, बैंक बैंक 2 महीने बाद किसके पास वो बिल लेके जाएगी, बायर के पास। अब बिल किसके पास चला गया है, बैंक के पास। बैंक वो बिल किसके पास लेके चली जाएगी, बायर के पास। और बायर उसको क्या करेगा, 2 महीने बाद पैसे दे देगा बैंक को। तो बैंक के पास पैसा आ गया। लेकिन बैंक को 2 महीने बाद आया पैसा, बैंक ने सेलर को अभी दे दिया पैसा। सेलर मतलब जिसका अकाउंट होता है बैंक के पास। यदि आपका अकाउंट है बैंक के पास, तो आप माल बेचे, आपका बिल है, आप अपना बिल बैंक के पास लेके जाओ, बैंक वो बिल रख लेगी, बैंक आपको पैसा दे देगी। लेकिन ये सर्विस देने में बैंक कुछ पैसे कट करती है, उसको बोला जाता है डिस्काउंट। और वो डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट होता है, उसके ऊपर ही क्वेश्चंस है, और उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है उसके ऊपर क्वेश्चंस है। तो हम इस प्रोसेस को थोड़ा एक एग्जांपल लेते हैं, और उसके समय वो उससे समझते हैं। उसके बाद हम बचे हुए क्वेश्चंस और थोड़ा अकाउंटिंग कैसे कैसे होता है हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो ध्यान दो इधर, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, अ, ये जो नोट्स है अभी बता दूं, ये अंडर प्रोसेस है। तो अभी का क्वेश्चन नंबर 1, बाद का क्वेश्चन नंबर बदल जाएगा। लेकिन मैं क्या करूँगा, ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर दूंगा, तो उससे ये क्वेश्चन हमेशा वही रहेगा। मतलब बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये जरूरी नहीं है सीक्वेंस से मैच हो, पर ये भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये नोट्स में मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ उसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर अरेंज मिल जाए। चलो एक बार क्वेश्चन देखो। अ बैंक डिस्काउंटेड द फॉलोइंग बिल, ये बिल डिस्काउंट हुआ। ये बिल डिस्काउंट हुआ, इसका मतलब क्या है कि ये बिल का डेट है जनवरी 14, फरवरी 18, मार्च 6। इसका मतलब इतने सारे बिल क्या हुआ है, बैंक ने डिस्काउंट किया है। बैंक ने डिस्काउंट किया मतलब कस्टमर ने बिल जमा किए, और बैंक ने कस्टमर को पैसा दे दिया। कितना पैसा दिया,
तो 2,20,000, 4 लाख और 3.5 लाख का बिल है ये। तो जो कस्टमर ने 2 लाख का बिल, 2,20,000 का बिल दिया होगा, उसको 2,20,000 रुपये बैंक ने पूरा दिया होगा? नहीं, कुछ पैसा काट लिया होगा बैंक ने। वही तो बैंक की कमाई होती है कि बैंक को बाद में 2 महीने बाद बायर से, बायर मतलब अभी बता देता हूँ मैं, थोड़ा और टेक्निकल अब होते हैं, ड्रॉवर और एक रहता है ड्रॉई। और यदि 12th का बिल ऑफ एक्सचेंज ध्यान में होगा तो ध्यान में लाओ। ड्रॉवर बिल बनाता है और ये क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। ड्रॉई क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। ड्रॉई उसको एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करने के बाद बिल ड्रॉअर को देगा। ड्रॉअर के पास वो बिल आ गया और ड्रॉअर वो बिल को क्या करेगा? बैंक में लेके जाएगा, करेक्ट है? और बैंक वाला उसे उसको पैसे दे देगा। बिल किसके पास रह जाएगा? बैंक के पास। ड्यू डेट पे बैंक किसके पास जाएगा? ड्रॉई के पास पैसा कलेक्ट कर लेगा। ठीक है। अब ये बैंक को 2,20,000 रुपये मिलेगा, लेकिन कितने महीने बाद मिलेगा? 2 महीने बाद। तो बैंक क्या बोलती है? 10% से मेरे को डिस्काउंट करूंगा मैं तुम्हारे बिल को, और तुमको जितना अमाउंट आएगा उतना मैं डिडक्ट करके ही पैसे दूंगा। तो एक बार जरा इसका हम वर्किंग देखते हैं। थोड़ा ये ध्यान में रख लो क्वेश्चंस को, क्योंकि इसमें कैलकुलेट करना है फाइंड आउट अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड। ये मैं समझाता हूँ अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट का मतलब क्या है और क्यों उसका मतलब है। तो चलो हम थोड़ा कैलकुलेशन करते, पहले टेबल बनाएंगे एक हम। तो इसमें एक तो हम बिल डेट लिख देते हैं, दूसरा हम क्या लेते हैं? बिल अमाउंट लिख लेते हैं, और एक हम मैच्योरिटी डेट लिख लेते हैं। किस डेट पे बिल मैच्योर होगा, मतलब किस डेट को बिल का पैसा आएगा, ये लगेगा हमें। इसके अलावा हमें लगेगा डेज। अब यहाँ पे हम, क्योंकि इसमें अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट निकालने बोला है, अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट, देखो ये ईयर है जो एंड हो रहा है 31 मार्च को, उसके बाद अगला साल चालू हो जाएगा। अब मान लो बिल बना है फरवरी महीने में, 3 महीने का। कितने महीने का बिल बना? 3 महीने का। तो बैंक को कितने महीने बाद पैसा आएगी? 3 महीने बाद पैसा आएगी। मतलब फरवरी, 1 फरवरी को यदि बना है तो 1 मार्च, 1 अप्रैल, तो 1 मार्च से लगभग 31 मार्च तक कितने महीने हो गए? 2 महीने हो गए। तो 2 फरवरी और मार्च, ये दोनों महीने तो इधर हो गया। और पैसा आएगा पैसा आएगा 1 मई को। देखो 1 फरवरी से 1 मार्च, 1 अप्रैल और 1 मई। पैसा कब आएगा? 1 मई को। तो 1 मई को जो पैसा आएगा, तो 1 मई को पैसा, तो अगले साल का अप्रैल मंथ पूरा यूज हो गया। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? फिर से देखो, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेते। देखो मैं क्या बताया है कि 1 फरवरी को बिल आया बैंक के पास, बैंक ने कस्टमर को पैसा दे दिया, लेकिन वो बिल मैच्योर कब होगा? 1 मई को। मतलब बैंक के पास कब आएगा पैसा? 1 मई को आएगा पैसा। किससे? ड्रॉई से। तो यहाँ पे देखो बैंक क्या बोलता है कि मैं 3 मंथ का डिस्काउंट कैलकुलेट करूंगा। तो जैसे अमाउंट यदि 1 लाख रुपए है, तो उसके ऊपर यदि 10% डिस्काउंट है, तो ये 10% हो गया, और 3 महीने का ऐसा कैलकुलेट होगा, 3/12। तो इसको कैंसिल करो और कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ रहा है? 2,500 आएगा। 2,500 हो गया डिस्काउंट। अब ये जो 2,500 रुपये है, ढाई है ना? हाँ, 2,500 रुपये जो आया, ये 2,500 बैंक का इनकम है। क्योंकि बैंक क्या करेगी? 1 लाख रुपए में से 2,500 माइनस कर देगी, और 97,500 किसको दे देगी? ड्रॉवर को।
और बैंक को फिर बाद में कितना आएगा, 1 लाख रुपए आएगा, तो बैंक ने 2,500 रुपये कमा लिया 3 महीने में। लेकिन बैंक, आपको ही मालूम है अकाउंट कब क्लोज होता है, अकाउंट क्लोज होता है 31 मार्च को। अकाउंट कब क्लोज होता है, 31 मार्च को। तो क्या ये जो 2,500 कमाया ये 2 महीने का है ब्याज, नहीं, ये टोटल कितने महीने का है, 3 महीने का ब्याज है। क्योंकि फरवरी से 28 फरवरी यहाँ पे ख़त्म हो गया और उसके बाद 31 मार्च यहाँ ख़त्म हो गया, तो 1 महीना ये हो गया, 1 महीना ये हो गया और 1 महीना इधर का हो गया। तो 2 महीने का तो आपने कितने महीने का ब्याज निकाले हो, 3 महीने का। तो 2 महीने का ये साल का है, लेकिन 1 महीने का क्या है, अगले साल का है। तो जो डिस्काउंट 31 मार्च के बाद वाले पीरियड का है उसको हम बोलते हैं अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट। क्या बोलते हैं, अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट। इसको ही दूसरी एक और बोला जाता है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। नया वर्ड है, ध्यान में रखने का है, नए नए टर्म्स आएंगे। जो डिस्काउंट 31 मार्च के बाद के पीरियड का है उसको हम बोलेंगे रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। तो हमें एकेडमिकली आपको सिलेबस वाइज जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड भी निकालना पड़ेगा और डिस्काउंट अमाउंट भी निकालना होगा। तो पहले तो डिस्काउंट हम टोटल निकालते हैं, फिर उसमें से हमें रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड माइनस करना होता है, क्योंकि ये साल का इनकम सिर्फ 2 महीने का ही माना जाएगा। 3 महीने का जो अमाउंट है 2,500 वो पूरा ये साल का इनकम नहीं माना जाएगा, सिर्फ 2 महीने का जो ब्याज निकलेगा उतना ही ये साल का इनकम माना जाएगा। ठीक है, आई होप ये थोड़ा सा समझ में आया है। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड नहीं भी समझ में आया है तो थोड़ा बहुत तो क्लिक हुआ होगा, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो और समझ में आएगा। तो चलो ये वाला क्वेश्चंस देख लेते हैं रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड का। मैंने कैलकुलेटर नहीं लाया है, मोबाइल में कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैच्योरिटी डेट रहेगा और उसके बाद हम पीरियड, एक कॉलम और बनेगा पीरियड, इसका 2 पार्ट करेंगे, अप टू 31 मार्च। ये कौन से साल के लिए है वो क्वेश्चंस में देख लेते हैं, ईयर कौन सा है, लिखा नहीं, 2023 है, यहाँ पे देखोगे तो ये 2023 है। तो हम 31 मार्च 2023 लेंगे और ईयर हमारा कब खत्म होगा, 31 मार्च 2023। तो पीरियड अप टू 31 मार्च 23 क्या है और आफ्टर 31 मार्च 2023 क्या है वो देखना है। और उसके बाद हम कैलकुलेट कर लेंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट भी दोनों ये ऐसा अप टू 31 मार्च 23 और आफ्टर 31 मार्च 2023। तो जो आफ्टर वाला रहेगा वो रहेगा रिबेट और ये रहेगा डिस्काउंट। बेसिकली टोटल को डिस्काउंट बोलेंगे, लेकिन उसको जो बाद में रहेगा उसको हम रिबेट बोलेंगे। ठीक है, तो हम एक एक को कैलकुलेट करते हैं। तो पहला वाला देखोगे तो बिल कितने का है, 2,20,000 का है। क्वेश्चंस में देख लेते हैं, देखो एक बार अच्छे से देख लो, 2,20,000, 4 लाख और 3.5 लाख है ना, और जनवरी 14, फरवरी 18 और मार्च 6। तो हम लोग को पहले टेबल बनाना पड़ेगा। तो सॉरी यहाँ नहीं लिखना चाहिए था, ये जनवरी 14, ये बिल अमाउंट था 2,20,000। ठीक है, और फरवरी 18 का 4 लाख है और मार्च 6 का 3.5 लाख है। तो 4 लाख और यहाँ है 3.5 लाख और ये है फरवरी 18 का और ये है मार्च 6 का। तो ऐसा 3 बिल है। ठीक है, इसके मैच्योरिटी डेट कैसा निकालते हैं वो भी देखो। तो मैच्योरिटी डेट का मैं समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ लिखा है 2 महीना, 3 महीना और 3 महीना। ठीक है, 2 महीना, 3 और 3 महीने है और ब्याज क्या है, 10, 12, 11 है, 10, 12, 11। तो देखो यहाँ हमारा इंटरेस्ट रेट मैं यही लिख देता हूँ। चलो ठीक है, मैच्योरिटी डेट, अब ये 2 महीने का था, ये 3 महीने का है और ये 3 महीने का है। तो 2 महीने में ध्यान देना,
बिल ऑफ एक्सचेंज में कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा ग्रेस डेज का, 3 दिन एक्स्ट्रा दिया जाता है किसको, ड्रॉई को पेमेंट करने के लिए। तो 3 दिन आपको ऐड करना है। अब जनवरी 14 को से 2 महीना गिनो, तो जनवरी 14 है तो 14 जनवरी से 14 फरवरी, 14 फरवरी से 14 मार्च, तो 2 महीना हो गया। और उसमें 3 दिन और ऐड कर दो, तो 14, 15, 16, 17, तो ये इसका डेट क्या हो जाएगा, 17 मार्च 2023। वैसे इसमें 3 महीना है, फरवरी 18 फरवरी से 18 मार्च, 18 मार्च से 18 अप्रैल, 18 अप्रैल से 18 मई, तो ये कितना हो गया, 18 मई हो गया। तो 18 में 3 दिन और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21। देखो फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं, फरवरी 18 से मार्च 18 हो गया 1 महीना, अप्रैल 18 हो गया दूसरा महीना, मई 18 हो गया तीसरा महीना। तो 18 है तो 18 में 3 दिन और जोड़ दो, तो 19, 20 और 21, तो 21 मई हो गया उसका मेचोरिटी डेट। फिर उसके बाद मार्च 6 है, ये भी कितने महीने का बिल है, 3 महीने का है, तो मार्च 6 है, अप्रैल 6, मई 6 और जून 6, तो 6 जून में 3 दिन और ऐड कर दो, 9 जून, तो 9 जून 2023। तो ये क्या हो गया, मैच्योरिटी डेट हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक होपफुली कोई डाउट नहीं है। हमने क्या किया, ये बिल डेट क्वेश्चन में दिया हुआ था, बिल अमाउंट भी क्वेश्चन में दिया हुआ था। बिल का पीरियड यहाँ नहीं लिखा हूँ, आप पेपर में लिख सकते हैं अलग से कॉलम। तो बिल का पीरियड क्या था, 2 महीना, 3 महीना और 3 महीना, तो ये मैंने यहाँ पे अलग से लिख दिया। और 14 जनवरी से 2 2 महीने फिर मैंने जो बिल डेट है उसमें उतने मैंने ऐड किया। तो जिस मंथ का भी डेट आया उसमें मैंने 3 दिन और, जिसको क्या बोला जाता है, ग्रेस पीरियड या फिर ग्रेस डेज, तो ग्रेस डेज उसमें क्या करना होता है, ऐड कर देना होता है। आई होप फुली यहाँ तक क्लियर है आपको। अब इसके बाद हमें पीरियड, इसमें डेज देखना है कि 31 मार्च तक कितने दिन होते हैं। तो ये या इसमें तो पूरा ही दिन क्या है, 31 मार्च तक का है, करेक्ट है। तो डेज एक बार गिनना पड़ेगा हमें कितने डेज हुए, तो उसके लिए हमें कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है। तो आपके पास कैलकुलेटर होगा, मैं मोबाइल पे करके देखता हूँ, आप भी कैलकुलेटर पे करके देखो, ये सब प्रैक्टिस करना होता है, ध्यान देना है। जनवरी 14 को बिल बना है, तो जनवरी महीने का कितने दिन हो गया, 14 के बाद 17, क्योंकि 31 दिन होता है, तो 17 और 14 कितने हो जाएंगे, 31 दिन। जनवरी का 17 दिन, फरवरी का 28 दिन और मार्च का 17 दिन, तो ये होता है 62 डेज। कितना होता है, 62 डेज। ये डेज है, हाँ ये मैं हाल लिख देता हूँ, डेज 62 डेज। 31 मार्च के बाद बिल ही नहीं जा रहा है, 31 मार्च के पहले ही हो गया मैच्योरिटी, तो मार्च के बाद कोई पीरियड रहेगा क्या, नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद फरवरी 18 का डेज निकालते हैं हम, तो फरवरी वाला बिल ये कब मैच्योर होगा, 3 महीने बाद, तो ये हो रहा है 21 मई को मैच्योर। तो इसमें 31 मार्च के बाद भी डेट जा रही है, तो यहाँ पे हम पहले 31 मार्च तक काउंट करेंगे। तो फरवरी के कितने दिन हो गए, 10 दिन, 18 को बने तो 18 के बाद 10 दिन और 28 हो गए। मार्च के कितने रहेंगे, 31, तो 41 दिन आ रहे हैं, 10 + 31, 41 दिन कब तक है, 31 मार्च तक है। 31 मार्च के बाद देखो, अप्रैल का 30 दिन हो गया और मई का कितना हो गया, 21 दिन हो गया, तो कितने दिन आ गए, 51 डेज। आई होपफुली वो क्लियर है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 31 मार्च तक देखो, फरवरी का 18 दिन इधर है, तो 18 के बाद 10 दिन और 28 दिन होते, तो 10 दिन और 31 मार्च का 31 दिन कितना हो गया, 41 दिन। 31 मार्च तक 41 दिन, और उसके बाद देखो अप्रैल का 30 दिन और मई का 21 दिन, तो 30 और 21 कितना हो जाएगा, 51 डेज। तो ये 31 मार्च के बाद इतना पीरियड हो रहा है। वैसे ही हम इसमें देखेंगे तो मार्च का 6 तारीख हो गया, तो 6 के बाद कितना, 25 दिन और बचेंगे, 25 और 6 कितना हो गया, 31। कैलकुलेशन आपको स्पीड करना ही है, मैं डेज गिनना नहीं सिखा सकता अभी आपको। एक बार इसको वीडियो को पॉज करके यू जस्ट कैलकुलेट इट, ओके। तो 25 दिन हो गया मार्च तक का। मार्च के बाद देखो कितना है, मार्च के बाद देखो तो अप्रैल का 30 दिन हो गया, अप्रैल का 30 दिन, मई का 31 दिन और जून का कितने हैं, 9 दिन है, तो कितना हो गया टोटल, 70 डेज हो गया। तो इस तरीके से हमने डेज बाइफरकेट कर लिए कि 31 मार्च तक कितने दिन है, 31 मार्च के बाद कितने दिन है। इज इट क्लियर। अब हम देखते हैं, हमें इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो मैंने बताया था कि इंटरेस्ट का परसेंटेज कितना है, 10%, 12% और 11%। कहाँ लिखा है, देखो ये क्वेश्चन में लिखा है, एक बार फिर से मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। ये देखो 10%, 12% और 11%, इतना इंटरेस्ट का रेट है। ओके, आई होप इट इज क्लियर नाउ।
अब देखो इधर हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं इसके ऊपर इंटरेस्ट। तो 2,20,000 रुपये, कैलकुलेटर लेंगे आप लोग और उस पर लिखेंगे 2,20,000 रुपये इंटू, हमें कितना परसेंट निकालना है, 10%। तो ये 22,000 आ रहा होगा, इंटू करेंगे 62 डेज और डिवाइड करेंगे 365 से। इंटू करेंगे 62, डिवाइड करेंगे 365, तो ये आ रहा है 3736.98 आता है। तो हम इसको 3737 लिख देंगे, ठीक है, 3737। मैं एक का रफ कैलकुलेशन बताता हूँ कैसा हुआ। ये 2,20,000 मैंने लिखा, इसके ऊपर हम 10% निकाल रहे हैं और उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 62 डेज से, क्योंकि ये 10% साल भर का होता है, और डिवाइड कर रहे 365 डेज से, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है। उसके बाद ये हो गया, ये 31 मार्च तक का ही ब्याज था, इधर कुछ नहीं आएगा। अब इसमें इसके ऊपर और कैलकुलेट करो 4 लाख के ऊपर। तो 4 लाख के ऊपर हमें लेना है 12%, ये दिया हुआ है ब्याज 12%, ये आता है 48,000, और 48,000 को हमको 41 से मल्टीप्लाई करना है और 365 से डिवाइड करना है। तो ये आ रहा है 5392। वैसे ही फिर से 48,000 आया था ब्याज, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 51 से, डिवाइड करेंगे 365 से, तो ये आ रहा है 6707। देखो 31 मार्च तक का ब्याज यहाँ लिखना है, 31 मार्च के बाद का ब्याज इधर साइड लिखना है। वैसे ही अभी हम अब 3.5 लाख रुपए लो कैलकुलेटर पे अमाउंट, 3.5 लाख पे कैलकुलेट करो 11%, ये 11% ब्याज का दर दिया हुआ है इसलिए, और 11% के बाद उसको मल्टीप्लाई करो 25 से और डिवाइड करो 365 से, तो ये आएगा 2637। तो ये हमने 31 मार्च तक का ब्याज निकाल लिया। और आफ्टर 31 मार्च में देखो फिर से 3.5 लाख लेंगे, 3.5 लाख का आप निकालो 11%, इंटू करो 70 डेज से और डिवाइड करेंगे 365 से, तो ये आ रहा है 7384। तो ये होपफुली ये कैलकुलेशन समझ में आ रहा है ना। ये जो ब्याज दिया रहता है ना वो साल भर का रहता है, मतलब 365 डेज का है वो। हमें साल भर नहीं, हमें जितना डेज यहाँ कैलकुलेट हो रहा है उतने डेज का ही हमें डिस्काउंट के लिए यूज करना है कैलकुलेशन में, ठीक है। तो अब इसका टोटल कर लेंगे हम, टोटल कर लो। तो 3737 प्लस 5392 प्लस 2637, तो ये देखोगे तो आ रहा है 11,766, ठीक है। और 6707 प्लस 7384, तो ये आ रहा है 14,091। तो कुल मिला के यदि अभी इसको अभी मैं रीड करते हैं इस क्वेश्चन को, तो इसका मतलब ये है कि बैंक ने इतना पैसा दे दिया होगा ये डेट पे, ठीक है, और बैंक को ये तारीख को ये पैसे आएंगे। तो बैंक ये 2-2 महीने 3-3 महीने का ब्याज किससे लेती है, कस्टमर से लेती है, और वो इस तरीके से कैलकुलेट होता है डे वाइज। वैसे बैंक बताऊँ तो ये टोटल जो डेज है उसका ब्याज कैलकुलेट करती है, लेकिन बाद में हमें, क्योंकि ये क्वेश्चन में अलग से पूछा है कि 31 मार्च के बाद जो अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट है वो निकालो, तो आपको 31 मार्च तक का डिस्काउंट में डालना है, और 31 मार्च बाद के जितने भी डेज है उसका कैलकुलेशन रिबेट में डालना होता है, उसको बोलते हैं अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट। अब मैं थोड़ा इसका जर्नल एंट्री बताता हूँ। तो जब बैंक आपको पैसा देता है तो आपसे पैसा बाद में लेना चाहेगा, बाद में पैसा एक तरीके से लोन हो गया ना वो, क्योंकि बैंक को तो 2 महीने बाद पैसा आएगा, बैंक ने आपको आज ही दे दिया, बैंक ने आपको एक तरीके से उतने दिन का लोन लिया। तो बैंक क्या एंट्री करता है, बैंक एक एंट्री करता है बिल परचेस्ड, बैंक के लिए असेट है ना वो, बिल परचेस्ड अकाउंट को करता है डेबिट। तो यहाँ पे यदि टोटल मैं देखूँ, मैं टोटल की एंट्री बता रहा हूँ, 2,20,000 प्लस 4 और 2 6, 6 और 3 9, ये 9,70,000 रुपये करेक्ट है। 4 2 6 3 9, 9,70,000 रुपये है। मैं अंदाज से बता रहा हूँ, तो ये और भी एंट्रियाँ रहती है, मैं सिर्फ इतने का बता रहा हूँ जितना हमारे क्वेश्चंस में है। तो 9,70,000 का बैंक क्या करेगा, असेट क्रिएट करेगा, क्योंकि बैंक को 9,70,000 रुपये लेना है। और क्रेडिट किसको करेगा, कैश को, कैश को, या फिर डायरेक्ट कस्टमर को हो जाता है क्रेडिट। आप कस्टमर को भी लिख सकते हैं, टू कस्टमर अकाउंट। कस्टमर अकाउंट मतलब वो अकाउंट में उतनी पैसा क्रेडिट हो जाता है, मतलब वो कस्टमर अब उतना पैसा निकाल सकता है बैंक से।
तो उसको क्रेडिट हो जाता है, और बचा हुआ पैसा किसको क्रेडिट हो जाता है? डिस्काउंट को, डिस्काउंट अकाउंट, है ना। तो डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड ऐसा लिखना पड़ेगा, डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड, इसको बिल परचेस्ड भी बोला जाता है। तो ये इनकम, अब दोनों का कैलकुलेशन देखो कैसा रहेगा। तो बैंक क्या करेगा, ये दोनों का टोटल, दोनों का टोटल कितना आ रहा है देखो, 11,766 प्लस 14,091, तो 25,875 रुपये काट लेगी, 25,875। और बचा हुआ पैसा बैंक कस्टमर को देगी, तो वो निकाल लो। 9,70,000 में से, सॉरी 857 है ये, 875 नहीं है, रीडिंग मिस्टेक, 857 है, ये माइनस कर दो। तो 25,857 माइनस 9,70,000, तो ये 9,44,143, इतना पैसा बैंक कस्टमर को क्रेडिट कर दी। कस्टमर चाहे तो निकाल लेगा पैसा उस टाइम। अब ये टोटल में मैंने एंट्री बताया, वो एक एक एंट्री होगा। जैसे ये जो 2,20,000 वाला जो बिल रहेगा, तो 2,20,000 में से बैंक कितना पैसा माइनस कर लेगी, 3,737। तो बैंक को कितना मिलेगा, बैंक किस कस्टमर को कितना दे देगी, 2,16,263 दे देगी, है ना। वैसे ही ये 4 लाख में से ये दोनों अमाउंट माइनस हो जाएगा, ठीक है, और बचा हुआ पैसा बैंक दे देगी, ठीक है। तो ये, अब डिस्काउंट ये इनकम है, इनकम है, ये तो लाइबिलिटी थी, और ये क्या है, एसेट है। तो बैंक को 9,70,000 रुपये आएगा। और जब आएगा उसकी एंट्री छोड़ो, जब आएगा तो कैश बैंक डेबिट हो जाएगा और बिल परचेज क्रेडिट हो जाएगा। हम इसमें अब देखते हैं कि ये जो डिस्काउंट है 25,857, अब इसमें ध्यान दो, इसमें 31 मार्च को यदि क्लोज हो रहा है अकाउंट, तो बैंक पूरा पैसा इनकम बुक नहीं कर सकती, क्योंकि पूरा ब्याज 31 मार्च तक का नहीं है। सिंपल यही रीजन है, अक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग होती है, तो बैंक सिर्फ 11,766 रुपये ही ये साल की इनकम मान सकती है। 14,091 अगले साल की इनकम है, क्योंकि वो लैप्स, वो जो मैच्योरिटी डेट है वो अगले साल में जा रहा है, वो पीरियड ही अगले साल है, तो ब्याज भी अगले साल का माना जाएगा, ये साल का नहीं माना जाएगा। कितना, 14,091 रुपया। तो बैंक क्या करना, बैंक को क्या करना है, इसमें से 14,91 हटाना है। तो बैंक एक एंट्री पास करेगी, डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड, इसको कर देगी डेबिट, क्योंकि इनकम को कम करना है तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कितने अमाउंट से डेबिट करेंगे, 14,091 रुपये से। और क्रेडिट किसको करेंगे, टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, ये एक अकाउंट बनेगा, इसको क्रेडिट कर देगी। ये अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस एंड अदर लाइबिलिटी में बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, वो हम और देख लेंगे। बैलेंस शीट में इसको कहाँ दिखाएंगे सर, क्रेडिट बैलेंस है ना, क्रेडिट बैलेंस या तो लायबिलिटी होता है या तो इनकम होता है। तो यहाँ ये है लायबिलिटी, और इसको हम दिखाते हैं अदर इनकम, मतलब बेसिकली अनअर्न्ड रेवेन्यू है, ये रेवेन्यू हमको बाद में आएगा, तो उसको हमें लायबिलिटी साइड में दिखाना होता है। और अब जब हम अभी बैलेंस शीट का फॉर्मेट अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा कि बैलेंस शीट फॉर्मेट कैसा है, तो उसमें एक जगह है अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन, वहाँ पे इसको शो करना होता है बैलेंस शीट में। और ये किसको डेबिट हो गया, देखो 25,000 से क्रेडिट हुआ था, ये इनकम है। अब 14,000 से डेबिट हो गया, तो बचेगा कितना उसमें बैलेंस, 11,766 रुपये, जो इस साल का इनकम है, ये वो इनकम है, और वो ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट में चला जाएगा, इनकम साइड में। वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो बेसिकली ये उसका ईयर एंड पे एंट्री होता है, ये वाला और ये वाला, ये तो पहले ही एंट्री हो जाएगा, ये ईयर एंड में एंट्री होगा। ये प्रोविजन को जो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड है ना, हम ये देखते हैं कि कितने बिल का डेट अगले साल आ रहा है, और उस हिसाब से हम रिबेट कैलकुलेट करते हैं, और उसका हम एंट्री ऐसा पास करते हैं फाइनल अकाउंट बनाते वक्त करके। ये फाइनल अकाउंट में यूज होने वाला है, इसलिए हम ये टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं, और इसलिए इसके ऊपर क्वेश्चंस भी पेपर में आते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर सिंपल क्वेश्चंस होते हैं जो पेपर में आएंगे, ओके। तो ये क्वेश्चंस होपफुली समझ में आया, कैलकुलेशन समझ में आ गया है। हमारे जो क्वेश्चंस हमने बनाए हैं उसमें कई सारे और भी क्वेश्चंस है जिसका आपको प्रैक्टिस करना है। मैं वो क्वेश्चंस अभी एक बार स्क्रीन पर शो कर देता हूँ, बाद में मैं इसको शेयर कर दूंगा, ठीक है। एक बार देख लो उस क्वेश्चंस को, और भी क्वेश्चंस है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आप कैलकुलेशन कर सकते हो, देख रहे हो,
तो यहाँ सिर्फ रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड निकालने के लिए बोला है, तो होपफुली ये जम जाएगा निकालना, है ना। तो ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 2। और ये क्लास वर्क था, मैंने कर दिया, ये प्रैक्टिस वर्क है, ये आपके लिए है, ये आपको कर लेना है। कोई भी डाउट आएगा तो आप मेरे को मैसेज पे भेज सकते हो, या फिर मैं कोशिश करूँगा सॉल्यूशन इसका बाद में अपलोड कर देने की। फिर ये क्लास वर्क है जो हम इसका अभी मैंने जर्नल एंट्री समझा ही दिया हूँ, तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा मैं यहीं पे बता देता हूँ, देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 का जर्नल एंट्री बता देता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन मिला है, ये रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड उन्होंने निकाल लिया, ये ओपनिंग है 1/4/2019 का। जो लास्ट ईयर जैसे हमने क्लोजिंग रहेगा, वो ये साल का क्या रहता है, ओपनिंग रहता है। तो ये ओपनिंग बैलेंस है और ये क्लोजिंग बैलेंस है, और ये ड्यूरिंग द ईयर इतना रिबेट आया है, इतना डिस्काउंट हमको मिला है। जैसा अभी डिस्काउंट कैलकुलेट किया ना 25,000 रुपये, वैसा बैंक ने साल भर का डिस्काउंट कितना कैलकुलेट किया है, 40 लाख। और हमें हमें बोल रहा है कि जर्नल एंट्री बना के दिखाओ, ठीक है। तो अभी हमें इसमें इसका एंट्री हम करके देखते हैं। मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, आप लोग पेपर इसमें लिख लेना अच्छे से। ये सेकंड क्वेश्चन ट्राई करने का है, ओके। देखो क्वेश्चन देखो, ये जो ओपनिंग बैलेंस होता है, तो लास्ट टाइम हमने अभी जब क्वेश्चन किया तो उसमें क्या एंट्री किया था हमने कि रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड को क्रेडिट किया था और डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड को डेबिट किया था। देख सकते हो अभी प्रीवियस, थोड़ा पीछे जाके देख लो। तो अभी इसमें क्या होता है, ओपनिंग डेट पे इसको डेबिट कर देना होता है, जो क्रेडिट किए थे उसको डेबिट। तो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, ये क्या हो जाता है, डेबिट। और क्रेडिट किसको हो जाता है, डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड। डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड। और ये अमाउंट कितना रहेगा, इतना ही, 3,20,000। तो ये हो जाएगा एंट्री, करेक्ट है। तो इसको मैं एक काम, स्क्रीन पे शायद दिख नहीं रहा हो, मैं इसको सॉल्व करवा देता हूँ अलग से, रुक जाओ। देखो ये जो ऐसे एंट्री होती है ना, ये क्लोजिंग एंट्री थी। अगले डेट पे ये चीज़ रिवर्स हो जाती है, इसी को क्या किया जाता है, रिवर्स कर दिया जाता है। तो मैं वही बता रहा था कि इसको भी एंट्री करोगे तो ये क्या हो जाएगा, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। ये अलग क्वेश्चन है, ऊपर वाला अलग था। ये डेबिट हो जाएगा, उसमें कितना क्वेश्चन में है, 3,20,000 रुपये है। और क्रेडिट किसको, जैसे इसको डेबिट हुआ क्लोजिंग में, तो अब इसी को क्या हो जाएगा ओपनिंग में, क्रेडिट, डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड, 3,20,000 रुपये। क्वेश्चंस में देखो, और इसमें ये देखो, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, अब क्लोजिंग, क्लोजिंग वाली की एंट्री मालूम है ना, 7,84,000 रुपये है। तो फिर से क्लोजिंग एंट्री जैसा ये किए थे, क्लोजिंग के लिए होगा डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट। क्या हो गया, डेबिट, कितने से, 7,84,000 रुपये से, 7,84,000 से। और क्रेडिट किसको हो जाएगा, टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड क्लोजिंग एंट्री। देखो ये ओपनिंग को रिवर्स करना होता है, उसका एंट्री है, और ये किसका एंट्री है, ये क्लोजिंग एंट्री करते हैं हम, उसके एंट्री है। दोनों में फर्क है, ये ओपनिंग को रिवर्स किया मैंने, क्योंकि वो ये साल का भी इनकम हो जाएगा, क्योंकि अब 31 मार्च के बाद वाला इनकम में आ जाएगा वो। और ये जो हम फिर से जो 31 मार्च को जो क्लोजिंग एंट्री करेंगे, जो ऐसा जो फिर अगले साल के लिए चला जाएगा अमाउंट, रिबेट। देखो ना, मैं फिर से समझाता हूँ, ये देखो ऐसा। अब यहाँ का जो क्लोजिंग एंट्री रहेगा वो यहाँ पे ओपनिंग एंट्री रहेगा, रिवर्स का। और फिर से हम ये साल जब क्लोज हो रहा है तो यहाँ की क्लोजिंग एंट्री कर रहे हो, ये है। अब ध्यान दो, 7,84,000 रहेगा,
ये क्लोजिंग, ये अमाउंट कहाँ से आया देख सकते हो, 3,20,000 के लिए ओपनिंग का रिवर्सल एंट्री है क्योंकि 1/4/2019 का बैलेंस है, और ये रिबेट ऑन बिल्ड इसको 31 मार्च 20 का है, तो ये क्लोजिंग की एंट्री है। और ये डिस्काउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, अब ध्यान दो, कैलकुलेटर लेंगे उस पर बताता हूँ मैं। आपने डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड को क्या किया, डेबिट किया 3,20,000 से, तो 40 लाख क्रेडिट बैलेंस होता है। डिस्काउंट रिसिप्ट में कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस, देख लो ना। डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड को क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो उसमें जो बैलेंस है 46 लाख को कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, जिसमें ओपनिंग का ऐड होगा क्योंकि ये साल का भी इनकम है, तो 3,20,000 ऐड हो गया। और वैसी क्लोजिंग वाली क्या हो जाएगी, माइनस, क्योंकि ये अमाउंट फिर से वो है जो अगले साल रहेगा, है ना। तो 7,084,000, तो ये अमाउंट हो जाता है 42,19,916। तो ये कहाँ चला जाएगा, ये डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड, इसको डेबिट, क्योंकि ये अब ईयर एंड हो गया, इसको क्लोज करना है, और ये कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसको इतना चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ईयर एंड में हर नॉमिनल अकाउंट को ट्रांसफर कर देना होता है, ये अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है, ये होपफुली आपको आइडिया हो उसका, क्योंकि अब हम बहुत बेसिक चीज़ें नहीं बार बार डील कर सकते। ओके, ईयर एंड में सारे नॉमिनल अकाउंट क्लोज है, और ये अब ग्रेजुएशन के स्टूडेंट को ये सब समझाने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए कि सारे जो नॉमिनल अकाउंट को, और डिस्काउंट अर्न किया नॉमिनल अकाउंट है, इनकम बोलेंगे उसको, और इनकम को लास्ट में कहाँ ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस, एक एक तो जर्नल एंट्री इसमें पूछा जाता है, ये तीनों जर्नल एंट्री करना होता है। यहाँ नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग ओपनिंग रीबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड ट्रांसफर टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, यहाँ पे बीइंग रीबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड ट्रांसफर्ड, ये लिख सकते हो बस। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीइंग डिस्काउंट अर्न ड्यूरिंग द ईयर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये तीसरे वाले में। तो ये थोड़ा रीबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड के ऊपर एक अच्छा क्वेश्चंस पेपर में आता है, जिसमें जर्नल एंट्री बनाना पड़ सकता है, और किसी में कैलकुलेशन आएगा, किसी में दोनों आएगा, क्योंकि पहले कैलकुलेट करो, बाद में आप क्या करो, उसको जर्नल एंट्री पास करो। तो ये क्वेश्चंस हम इससे पहले वाले में सिर्फ कैलकुलेशन देखे थे, जैसे ये क्वेश्चन देखोगे आप अभी, क्योंकि आज ही किए ना इसी लेक्चर में। तो ये देखो, ये टोटल डिस्काउंट है, और 14,000 के क्लोजिंग में क्या करना होता है, एंट्री पास करना होता है, ये कैलकुलेट करना होता है। यहाँ पे 14,091 की जगह उसने क्या किया, 7 लाख ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया हुआ था, और ये ओपनिंग का, जैसे यहाँ पे 14,091 ये साल का क्लोजिंग में रिबेट की एंट्री मार रहे, तो अगले साल का ओपनिंग का है, तो वैसे ही यहाँ पे इस क्वेश्चन में 3,20,000 रुपए दे के रखा है उन्होंने ओपनिंग का। तो ओपनिंग में जो रिबेट था उसको डेबिट किया, डिस्काउंट को क्रेडिट कर दिए क्योंकि ये साल का इनकम हो गया हो। वैसे ही ये साल आपने साल भर जितना कमाए उसमें से ये वाला कंपोनेंट हटा दिए, क्योंकि वो बिल्स हो सकते हैं कि 31 मार्च के बाद मैच्योर हुआ हो। तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आया है। यदि नहीं समझ में आया है तो आप मेरे को ये सब चीज़ें डाउट पूछ सकते हो, आप मैसेज कर दो सीधा सीधा ट्यूशन के नंबर पे 7620283102, अपना नाम लिख के करो। और मैं ज़्यादा कोशिश ये करो कि आप हमारा कॉमेट लर्निंग नागपुर ऐसा करके ऐप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो डाउनलोड कर लो, और उस पर चैट में जाके उसका चैट ऑप्शन यूज करके आप ये लेक्चर का यूट्यूब से स्क्रीनशॉट वगैरह भी डाल के डाउट पूछ सकते हो कि सर ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, ये आपने कैलकुलेशन में यहाँ पे हमें नहीं समझा है, तो मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। और मुझे बहुत ही ज़्यादा क्वेरी आया है तो मैं उसका फिर से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा स्पीड होगा तो कोई बात नहीं, स्पीड नहीं है एक्चुअली, कॉन्सेप्ट नहीं हुआ है, स्पीड उतना ही है। और हम इसको आने वाले लेक्चर्स में भी इसके ऊपर और भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अभी मैं देख लेता हूँ कि और मेरे लिए कौन सा वर्क है और आपके लिए कौन सा वर्क है। तो ये मैंने क्लास वर्क था करके दे दिया, ये भी मैंने क्लास वर्क लिखा हूँ, लेकिन आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो। मैं इसको अगले क्लास में लेने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ये भी क्लास, सब क्लास, ये प्रैक्टिस वर्क है आपके लिए, ये क्वेश्चन कर सकते हो, ये प्रैक्टिस वर्क है, तो ये देख लो एक बार। ये भी प्रैक्टिस वर्क है, ये भी कर सकते हो, तो ये भी करके देख लो। बाकी क्लास वर्क है, मैं देख लूँगा। क्लास वर्क भी सेम है, सिंपल है, बट उसमें थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी में चेंजेस है करके मैंने क्लास वर्क रखा हूँ। टोटल कॉन्सेप्ट इतना ही है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड में, कि बिल डिस्काउंटिंग 31 मार्च तक का हमारा इनकम है, 31 मार्च के बाद वाला रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड है, ठीक है।
हम आगे का अगले लेक्चर में देखते हैं, अगले क्वेश्चंस में और थोड़ा देख लेंगे। अगले लेक्चर में इसका क्वेश्चंस खत्म कर देंगे हम, और ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम फाइनल अकाउंट की तरफ बढ़ेंगे। ओके, बाय बाय।